बहुत सुंदर सी बात मुझे याद आती है। यह कर्म और भाग्य है कि पहले मुर्गी या पहले अंडा वाली बात, इसका जल्दी लोगों को उत्तर नहीं मिलता रहता है। मैं कह दूं कि अपने यहाँ नीति शास्त्र में इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि पूर्व जन्म कृतम कर्म तत् दैव मिति कथ्यते। देव मतलब देवता और दैव मतलब भाग्य। कहते पूर्व जन्म में किया गया कार्य इस समय में पहले जो आप कर्म करते हैं तो निश्चित बात है कर्म ही आपका भाग्य में रूपांतरित होता है। यानी कर्म रूपी वृक्ष में ही भाग्य रूपी फल निकलते हैं। इस चीज को जान लेना होगा। दैवेन उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैत लक्ष्मी दैवेन देमित कापुरुषा बदंती। कैसा हौसला होना चाहिए? कहते जो उद्योगी है, परिश्रमी है, उसी को जाकर के सफलता मिलती है। दैवेन देयम इति कापुरुषा बदंत। ये तो कापुरुष कायरों की भाषा है कि जाकर के भाग्य में होगा तो हो ही जाएगा। ये छात्रों के लिए मैं कह दूं कि दैवेन देयमिति कापुरुषा बदंत। यत्ने कृत्य यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष। कहा पहले अपना गिव योर बेस्ट एंड एक्सेप्ट द रेस्ट। मेरा ये मंत्र है, छात्रों के लिए रहता है। तो जो पहले तुम अपना बेस्ट दो, तुम श्रम करो, उसके बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती है तो तुम अपने भाग्य को कोसना, नसीब को कोसना छोड़ दो, बल्कि पीछे मुड़ करके देखो कि हमारी मेहनत में, हमारे श्रम में कमी कहाँ रह गई थी। यही मंत्र है। अब हमारे बीच आशीष जी के मित्र और बिहार के गौरव, बिहार के एक और लाल संदीप कुमार जी हैं। संदीप, दीप जब जलता है तो चारों ओर उजाला फैलता है, और दीप में भी ये संदीप जब सम उपसर्ग लगाया जाता है उसका अर्थ होता है सम्यक, विशिष्ट। तो ये विशिष्ट दीप हैं जो इन्होंने अपनी सफलता से न अपने परिवार के अंधेरों को दूर किया, न केवल अपने जिला के बल्कि संपूर्ण बिहार में इन्होंने जो काम किया उसकी तारीफ हो रही है। इनका 186वां रैंक है यूपीएससी में। निश्चित रूप से एक यदि आईएएस तो एक आईपीएस के रूप में दोनों इस समाज के लिए काम आएंगे और राष्ट्र की सेवा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब मैं संदीप जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा, आए और इसी तरह से हमारे छात्रों के साथ उन बातों को शेयर करें जो आपको सफलता की यात्रा में जो कठिनाई पैदा हुई, जो परेशानियाँ पैदा हुई, किस तरह से आप आज इस मंजिल मकसूद को हासिल किया। आप अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाएं ताकि हमारे छात्रों को कुछ प्रेरणा मिले। मुझे काफ़ी खुशी का अनुभव हो रहा है और ये मेरे लिए काफ़ी हर्ष का विषय है कि मुझे विद्या परिवार की ओर से यहाँ बुलाया गया छात्रों के समक्ष अपने स्टोरी को, अपने जर्नी को प्रस्तुत करने का। और मेरा यही उम्मीद है कि मेरे सक्सेस स्टोरी से और ख़ास करके मेरे जर्नी के स्ट्रगल से यहाँ पे मौजूद समस्त छात्रगण को कुछ ऐसे टिप्स मिलेंगे, कुछ ऐसे हिंट्स मिलेंगे जो उनके काम आएंगे ताकि वो भी अपने सपनों को साकार करने में सफल हो सके। पर इससे पहले मैं विद्या परिवार को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया। मैं मधुबनी जिला का हूँ और आशीष से मेरी मित्रता थी बहुत पुरानी, आईटी के तैयारी के समय से ही। तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ आप आ सकते हो कि नहीं। मैं मधुबनी में ही था तो मैं बोला ज़रूर आ सकता हूँ। तो अगर मैं अपने जर्नी की शुरुआत करूँ तो आईटी में जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद खड़गपुर में पढ़ाई करने के दौरान काफ़ी ये कन्फ्यूजन का थोड़ा सा फेज रहा, करना करियर वाइज क्या डिसीजन लेना है। काफ़ी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाते हैं और तमाम इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में जाते हैं, लेकिन मेरा बचपन से जो बिहार में ग्रोइंग अप का अनुभव रहा था, मैं मधुबनी जिला से हूँ और बिहार के तमाम चुनौतियों को फेस करते हुए ही मैं बचपन से आगे बढ़ा। शिक्षा की जो क्वालिटी एजुकेशन की जो कमी थी उसको भी मैंने फेस किया। सौभाग्यवश मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद मुझे एक काफ़ी अच्छा फाउंडेशन मिला था। लेकिन जो तमाम चुनौतियाँ थी उनसे मैं अवगत था और आईटी के दौरान भी मैं इनके बारे में सोचता रहता था कि आखिर हर साल बिहार से इतने आईआईटीएन, इतने आईएएस, आईपीएस निकलते हैं, लेकिन बिहार में अभी भी चुनौतियाँ मौजूद हैं। तो उस तरफ जो मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन था, झुकाव था कि उसके बारे में सोचना, उसी से प्रेरित होकर मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू करी थी कॉलेज में ही। क्योंकि यह आईएएस, आईपीएस ये सब एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है जहां आप अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरफ से मेरा ये इंटरनल मोटिवेशन था कि बिहार के लिए कुछ करने का जो जज्बा था उसको मैं यूज़ करते हुए
यूपीएससी की तैयारी करूं और अपने सपने को पूरा कर सकूं। तो जब सफ़र शुरू हुआ तमाम चुनौतियां आई। पहला तो ये होता है कि आप जब मेहनत करना शुरू करते हैं तो एक होता है कि आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि उसका डायरेक्शन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे फिजिक्स में एक कंसेप्ट है कि वर्क डन जो है सो फोर्स और उसके डायरेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप अगर मेहनत कर भी रहे हैं लेकिन अगर वो गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है आपकी, तो आप सफलता पालेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो पहली चुनौती ये थी कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, गाइडेंस कैसी होनी चाहिए। तो उस पर काम करते हुए, कुछ सीनियर से मुलाकात करते हुए, फिर कुछ अपने अनुभवों से सीखते हुए मैंने जो है सो इसको लगातार मेहनत करते हुए सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ये सफलता पाया। तो यहाँ पे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कई बार आपके पास सारे आंसर नहीं होते हैं किसी भी चुनौती को हल करने के। आप जब सफ़र की शुरुआत करते हो, देयर आर मेनी अननोन्स एंड नॉट एवरी पॉसिबल solution can be found at the same time. But if you continue to make efforts with the right spirit, then ultimately you will reach the goal. Because along the journey, you figure out what needs to be done. It may take some time, it may require more efforts, more hard work, more attempt. But in the meantime, you will continue to figure out what is the right strategy, what should be done, what should be the way. तो ये जीवन के तमाम क्षेत्रों में आपके यूज़फुल हो सकता है कि हमेशा यही नहीं सोचना है कि मेरे पास सारे उत्तर हों, पहले सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हों तभी मैं किसी चीज़ के लिए फ़ाइट करूँगा। दूसरी बात ये है कि मैं एक वाक़या यहाँ देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है और इंजीनियरिंग के छात्र हैं और हम लोग यूपीएससी सेलेक्टेड लोग हैं, तो थोड़ा सा यहाँ मिसमैच दिख रहा है। तो ये इंटरव्यू में भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि आप भाई इंजीनियर हैं तो आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, आप आईएएस आईपीएस क्यों बन रहे हैं, आप इंजीनियरिंग में सेवा दीजिए। तो हमारा होता था कि आंसर ये होता था कि हर क्षेत्र से आप देश की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएएस आईपीएस से ही देश की सेवा होती है, पॉलिटिक्स से भी देश की सेवा होती है। माननीय विधायक, माननीय सांसद ये भी देश की सेवा कर रहे हैं भरपूर। आईएएस आईपीएस भी देश की सेवा करते हैं, एक इंजीनियर भी देश की सेवा करता है, एक डॉक्टर भी देश की सेवा करता है। कोविड पैंडेमिक में हम लोगों ने देखा कि डॉक्टरों का भी कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के सक्सेस में। तो यहाँ पे यह भी कहना चाहूँगा कि आप जिस भी क्षेत्र में अच्छा करेंगे वो देश की सेवा ही है। तो हालांकि हम लोग यहाँ पे आशीष भाई आईएएस बनेंगे, मेरा आईपीएस में सिलेक्शन होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि इससे हो के आप बस यही सोचें कि इन्हीं लोगों की उपलब्धि से और इन्हीं लोगों के माध्यम से देश की सेवा हो रही है। यहाँ पे जो भी लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या छात्र हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनसे कहूँगा कि आप जो भी आपकी रुचि है, जिस क्षेत्र में भी आप समझते हैं कि आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल साइंसेज हो, चाहे साइंटिस्ट बनना हो, आपको इसरो में कंट्रीब्यूशन करना हो, रिसर्च करना हो, आपको जर्नलिस्ट बनना हो, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसमें अपना बेस्ट दें और उस फील्ड की शिखर तक पहुँचें। उस फील्ड की शिखर तक आप जब पहुँचेंगे तो आप अपने आप देश की सेवा भी कर रहे हैं। तो यह मैं कहना चाहूँगा। और इंटरव्यू का ही एक और वाक़या देना चाहूँगा कि बोलते थे कि बिहार से इतने आईएएस आईपीएस हैं। मेरे से इस बार भी इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था कि बिहार से इतने आईएएस आईपीएस हैं लेकिन बिहार का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, बिहार अभी भी विकास के मानकों में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो यह अभी भी हमारे लिए सोचने वाला विषय है। उस समय तो मैंने जो 2 मिनट के अंदर में उत्तर देना था मैंने दिया, लेकिन यह हम सब की जिम्मेदारी है, खास करके युवा वर्ग की। जो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, युवा वर्ग उपस्थित है, हम लोग ही बिहार का भविष्य का निर्माण करेंगे और उसमें हमारी भागीदारी किस तरह की हो हमें आज डिसाइड करना है और उसके लिए हम जिस तरह से परिश्रम करना है वो आज शुरुआत करें। तो यह जो देशभक्ति और उसी तरह से बिहार के प्रति सेवा का भाव है, यह भी शायद जगह यह हमारी उम्मीद है।
उसके बाद जहाँ तक सफलता में जो स्ट्रैटेजी रही, जो गाइडेंस रही, उसके बारे में आशीष ने काफ़ी अच्छा आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर किया। काफ़ी अच्छी बातें बोली उन्होंने। उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप भी सफलता पाएंगे। अगर इस क्षेत्र में आए, आपको भी अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो इसमें ज़रूर उनकी मदद मिलेगी। मैं बस इतना कहूँगा कि असफलताओं से हार नहीं मानना है। असफलताएं आएंगी, वो आती रहती हैं। आपके सामने ही एग्जाम्पल है मिस्टर शुभम कुमार का, जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है रैंक 1 ला के। तो उनका भी ये थर्ड प्रयास था, तीसरा प्रयास था। आप देख सकते हैं कि तीसरे प्रयास तक में कम से कम उन्होंने 4 साल या हो सकता है 5 साल लगाया हो अपने तैयारी का, अपने ज़िंदगी का, अपने यूथ का इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। लेकिन उनके लिए जो उनका सपना था वो सबसे सर्वश्रेष्ठ था। उसके लिए वो कोई भी सेक्रीफाइस दे सकते थे, तो उन्होंने भी दिया। हम लोगों ने भी अपने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, आशीष ने भी दिया है, हमने भी दिया है। तो ये सेक्रीफाइस जो है सो ज़िंदगी का एक आम हिस्सा होना चाहिए। यह कोई अलौकिक बात नहीं है। हर लोग सेक्रीफाइस देते हैं, पेरेंट्स अपने तरह के सेक्रीफाइस देते हैं, और हम लोग जब स्टूडेंट्स होते हैं तो वो भी सेक्रीफाइस देते हैं। तो यह एक ज़िंदगी का एक पहलू होना चाहिए। हर क्षेत्र में, जीवन में कंटिन्यूसली हम लोग चैलेंजेस फेस करते हैं, और उसके लिए हम अपना जब बेस्ट देना चाहते हैं तो तरह तरह के सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। आजकल का जो डिस्ट्रैक्शन है यूथ के लिए, सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो गया, गेमिंग प्लेटफॉर्म हो गया, तो इन सब में बहुत लोग व्यस्त हो रहे हैं और उसके कारण सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो एक संदेश यह भी देना चाहूँगा कि आप लोग एकाग्रचित्त होकर अपने परिश्रम को एक दिशा में लगाइए, ताकि जो है सो आपकी परिश्रम भी रंग लाए। यह आशीष भाई ने भी यही बात कही कि एकाग्रचित्त होना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात मैं कहूँगा कि गीता में जो संदेश दिया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो इसमें ये बात है कि कभी कभी आपको सिर्फ कर्म का अधिकार है, फल की चिंता आप मत कीजिए। तो यह भी हो सकता है कि कभी कभी आप बहुत ही परिश्रम करेंगे लेकिन उसके हिसाब से आपको फल नहीं मिले। कभी कभी ये अनफेयर भी लगता है और फीलिंग जस्टिफाइड भी होता है कभी कभी। लेकिन उसके बावजूद आप कर्म करते रहेंगे, आप परिश्रम करते रहेंगे, तो ज़रूर आपके हाथ सफलता लगेगी। और जर्नी में भी मुझे सेकंड अटेम्प्ट में मुझे भी सफलता मिली है। फर्स्ट में इंटरव्यू तक गए थे, लेकिन उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, और सेकंड बार में आईपीएस के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो आप मेरा भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि असफलताओं से निराश न होकर लगातार प्रयत्न करना। पिछले बार अगर इंटरव्यू का बात बोलूँ तो इंटरव्यू के बाद जनरली बहुत कम टाइम होता है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, लेकिन फिर भी मेरा मनोबल बढ़ा रहा। माता पिता का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने भी जो है सो हमेशा मनोबल बढ़ाया, बोला तुम ज़रूर कर सकते हो, विश्वास दिखाया, और फिर मैंने अटेम्प्ट दिया। तो यहाँ पे मैं उन पेरेंट्स को भी संबोधित करना चाहूँगा कि अपने बच्चों पे आप ज़रूर विश्वास रखें, उनके मनोबल को हमेशा बढ़ाएं, और वह जो करना चाहते हैं, जो उनकी रुचि है, उस तरफ उनका मार्गदर्शन करें। और जब अगर उनकी रुचि को आप समझ जाएंगे, उसके प्रति उनको प्रेरित करेंगे, उनको राइट गाइडेंस देंगे, तो और आसान हो जाता है। जब पेरेंट्स का साथ हमारे साथ हो, जब सपोर्ट हो, तो वो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। वो इमोशनल सपोर्ट बहुत मोटिवेट करता है हमारे जर्नी में हमें। तो यह मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आप मोटिवेट करते रहिए, उनको गाइडेंस दीजिए। जब वो कभी असफल हो जाएं तो ऐसा नहीं है कि निराश हो जाना है या उन्हें कुछ बोलना है इसके लिए। बस आप उन पर भरोसा रखिए और देखिए कि वह राइट ट्रैक पे हैं, उनकी गाइडेंस बनी रहे, उनको क्या ज़रूरत हो रही है उस पर फोकस करें। और स्टूडेंट्स से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स के भरोसा पर खरे उतरें, आप मेहनत करें, और जब आप मेहनत करते हैं तो आपके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा गौरवान्वित फील करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो हमारे समाज में जो यह रिस्पेक्ट माता पिता के लिए है, उस पर हमें भी खड़े उतरना है। हमारी नई पीढ़ी में भी इस चीज़ को, ये वैल्यूज़ जो एंशिएंट टाइम से आ रही हैं, उनको हमें अभी भी मेंटेन करके रखना है। उसके बाद एक वाक़या और भी कहूँगा कि जैसे आईआईटी हुआ या आईएएस, आईपीएस, ये सब 3-4 शब्द हमारे नाम के आगे लग जाते हैं, यही बस उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि यह है कि हम उसके बाद क्या करते हैं, आईआईटी के बाद क्या करते हैं, आईपीएस, आईएएस बनने के बाद क्या करते हैं, वो हमारी उपलब्धि होनी चाहिए। हम अभी आईपीएस बने ही हैं,
हम अभी देश की सेवा करेंगे, उसमें मेरा फिर नाम होना चाहिए। अगर उसमें मैं अच्छा कर रहा हूँ तो फिर मेरा नाम होना चाहिए। अदरवाइज़ सिर्फ मैं एक जॉब कर रहा हूँ, तो सिर्फ जॉब करने के लिए ये सर्विसेज मैंने नहीं किया हूँ। सर्विसेज हैं ये, इनका मतलब ही होता है सेवा भाव। तो उसके लिए भी मैंने अंतिम में एक बात कहना चाहूँगा, जिससे छात्रगणों को भी मोटिवेशन मिले कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो लाइफ में जैसा कि आशीष भाई ने भी बोला था कि लाइफ इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि लाइफ में कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होगा ही। तो नए नए मंजिलों का भी निर्माण करना है, उन मंजिलों को पाना भी है और कभी भी रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस बढ़ते जाना है और बढ़ते जाना है। बहुत ही अच्छी बात, सच्ची बात, दिल से निकली बात दोनों आशीष जी ने और संदीप जी ने आप लोगों के समक्ष रखी। दोनों ने अपने वक्तव्य प्रस्तुत करने के क्रम में माता पिता की भूमिका और साथ ही संदीप जी ने तो अपनी इस मातृभूमि की भी चर्चा की। जो मुझे जॉब नहीं, मुझे सर्विस करनी थी। जॉब में और सर्विस में बहुत का अंतर होता है। प्यारे छात्रों, मैं बता दूं, आपको उत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम है, हतोत्साहित करने के लिए नहीं। एक बात मैं कहना चाहूँगा जो आशीष जी ने कही, जो हमेशा आप जाकर के लगता था जो हमारे लिए माता पिता हमारे लिए क्या कर रहे हैं। जब पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान अगर आप उनकी छवि देखेंगे, उनकी सोच को अगर आप अपने जेहन में बसा कर चलेंगे तो निश्चित बात है आप विचलित नहीं होंगे, डेविएट नहीं होंगे, डिडल्ट नहीं होंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत सुंदर सी बात है कि इंसान को कहते हैं जो और किसी का कर्ज उतारो न उतारो, पहले तो अपने माता पिता का कर्ज जरूर उतारो। मनुस्मृति में एक श्लोक है कि यम क्लेशम माता पितरौ सहिते संभवे नृणाम नौतस्य निष्कृति सख्या कर्तुम वर्ष सती रपि। कहते हैं जो जिस क्लेश को माता पिता संतान को जन्म देने के बाद तब से जिस कष्ट को झेलना शारीरिक, आर्थिक, मानसिक वो शुरू करते हैं, उस कर्ज को उतारना एक संतान के लिए 100 वर्ष में भी संभव नहीं। इसलिए तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा एतेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। कहते इसलिए सबसे पहले अपने माता पिता को और उसके बाद जाकर के जो है माता पिता के बाद का गुरु, जो गुरु का स्थान, अगर इन तीनों को तूने अगर अपने कर्म से, सद्व्यवहार से अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो समझ लो कि आपने सारा तप, आपने सारी तपस्या आपने पूरी कर ली। उसी तरह से मैंने देखा संदीप जी के अभी मुखारबिंद से जो बात हम लोग सुन रहे थे उसमें उन्होंने बात कही जो निश्चित, जो हमसे पूछा यूपीएससी में, जो आप बिहार से बहुत सारे लोग निकलते हैं लेकिन फिर भी बिहार का पिछड़ापन दूर नहीं होता है, इस तरह की बात उन्होंने कही और उन्होंने अपना दर्द बयां किया। तो निश्चित बात है हमसे जहां तक हो सकेगा मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा, जितना संभव है मुझसे यह चीज़। तो यह राम जब लंका पर विजय हासिल कर ली तो फिर भी लंका जबकि सोने की लंका थी लेकिन फिर भी उनका जाकर मातृ प्रेम और मातृभूमि प्रेम उनका मिटा नहीं। और उन्होंने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण ने चुपके से कान में कहा, भैया ये तो बहुत सुंदर नगरी है, सोने की नगरी है, क्यों न जाकर यहीं पर जाकर अपनी राजधानी ट्रांसफर कर लिया जाए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका नौमे लक्ष्मण रोचते, अपि स्वर्णमयी लंका नौमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अगर हम इस बिहार के लिए प्रयास करेंगे तो इसकी इच्छा भी साफ सुथरा होगी, निश्चित रूप से बिहार के प्रति लोगों की सोच बदलेगी, बिहार आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।